एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी की जो पुस्तक है उसका चैप्टर जो है, एक चैप्टर में हम नागार्जुन की बात करेंगे जिनकी एक दंतुरिन मुस्कान और फसल कविता उस चैप्टर में ली गई है, और एक चैप्टर दूसरा जो हम आज के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे वो है मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता में। इन दोनों कविताओं में, इन दोनों जो चैप्टर हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज के वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। ये क्वेश्चन तैयार किए हैं शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं उनके द्वारा आपको उचित सफलता दिलाने के लिए ये प्रयास किया गया है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है वो है सतलखा गांव। सतलखा गांव जो है ये दरभंगा में है और ये बिहार का एक प्रमुख जिला है। बिहार राज्य है, इसका जिला है दरभंगा और उसमें गांव है सतलखा। नागार्जुन के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और लोग जो थे वो स्नेहपूर्वक इसको बाबा के नाम से पुकारते थे। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा गया था। किनको? नागार्जुन को। नागार्जुन जो थे वो मैथिली भाषा में जो रचनाएं करते थे वो यात्री के नाम से करते थे। नागार्जुन का जो स्वभाव था वो गुमकड़ी और अक्खड़ था, और व्यंग्य के धनी होने के कारण इनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। श्रीलंका में 1936 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार करने के पश्चात अपना नाम नागार्जुन रखा था। पहले इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था और 1936 ईस्वी में इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। इन्होंने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में और फिर बनारस और कोलकाता में इन्होंने विद्याध्ययन किया। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो उनमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास व अन्य विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। संपूर्ण कृतित्व की बात करें तो नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में इनकी रचनाएं संकलित हैं। फिर इनको हम बात करते हैं कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, तो उसमें हम हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। फिर हम बात करते हैं मैथिली भाषा में इन्होंने पत्रहीन नग्न गाछ रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अनेक बार इनको जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी थी। हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में भी इन्होंने अच्छी तरीके से लेखन कार्य किया था। गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायावादोत्तर युग के एकमात्र कवि नागार्जुन माने जाते हैं। इनका देहांत सन 1998 ईस्वी को हो गया था। एक दंतुरिन मुस्कान और फसल कविता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम अभी देखने जा रहे हैं। पहला है, बच्चे का स्पर्श कठोर पाषाण भी क्या बन जाता है? तो वो जल बन जाता है। छविमान शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है सुंदर। दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ जो मिश्रण है वो मधुपर्क कहलाता है। कवि ने बांस और बबुल जो है वो स्वयं को कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा की हम बात करें तो वो मैथिली थी, और मैथिली में वो यात्री के नाम से कविताएं करते थे। एक दंतुरिन मुस्कान कविता में वात्सल्य रस की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। फसल कविता में हमें जो है कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। ये कविता कृषि संस्कृति के निकट हमको ले जाती है। फसलें जो हैं वो नदियों के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं।
अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में अलंकार की बात करें तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। परस व फूल शब्द क्या हैं? तो दोनों ही तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हे बालक का चित्रण कवि नागार्जुन ने किन शब्दों में किया है? तो एक नन्हा बालक अपने दूध या दांतों की मुस्कान बिखेर कर एकदम सुस्त व्यक्ति को भी स्फूर्तिमय बना देता है और उसके धूल मिट्टी से सने हुए गाल एकदम ऐसे प्रतीत होते हैं कि किसी तालाब को छोड़कर झोपड़ी में कमल खिलाए हों। उसके स्पर्श मात्र से एकदम कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघलकर जल की भांति शीतल हो जाता है। बांस और बबूल जैसे रूखे मन में भी बालक का स्पर्श जो है वो कोमल शेफालिक के फूलों की भांति एहसास करवाता है। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो फसल जो है वो नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतर है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच जो है वो भी फसल ही मानी गई है। बालक किसे नहीं पहचान पाया? कवि ने उसे किसके माध्यम से देखा था और माँ के आंचल में मधुपर्क का पान करते हुए बालक कैसे निहारता रहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा, बालक अपने पिता के रूप में कवि नागार्जुन को नहीं पहचान पाया था। कवि को बच्चे की माँ के माध्यम से बालक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा बालक जो है वो जीवन के लिए आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का वात्सल्य प्रेम जो है उससे पूर्ण मधुपर्क का पान करता हुआ बीच बीच में तिरछी नज़रों से नागार्जुन को देखकर आंख मिलाने पर वह मुस्कुरा देता है। बांस और बबूल को किसके प्रतीक के रूप में बताया गया है? तो कवि ने अपने आप को ही बांस और बबूल बताया है। बांस और बबूल जो हैं वो दोनों ही रूखेपन के प्रतीक हैं। कवि भी निरंतर घर से बाहर रहने के कारण पारिवारिकता के एहसास तथा वात्सल्य के सुख से अपरिचित सा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शिशु के धूल धूसरित अंगों से कवि की कल्पना एवं झोंपड़ी में जलजात खिलने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शिशु के धूल धूसरित अंगों से कवि की कल्पना है कि मानो झोंपड़ी में कमल के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। शिशु के मुखादि अंगों की सुंदरता में कमल से समानता यहाँ पर दिखाई दे रही है। जलजात खिलने से भी कवि का अभिप्राय बच्चे की दंतुरिन मुस्कान की अनुभूति से हुआ है, जो कि शिशु की निश्चल और मोहक मुस्कान के कारण झोपड़ी में आनंद और प्रसन्नता बिखेर लेती है। यहाँ जलजात की बात करें तो जलजात जो है वो कमल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो यहाँ हम बात करते हैं बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कवि कुछ बिंबों के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि बच्चे की मुस्कान जो है वो निर्जीव में भी प्राणों का संचार कर सकती है। मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमलों के समान प्रतीत होते हैं। मुस्कुराते हुए शिशु का स्पर्श जो है वो पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला होता है। मुस्कुराते हुए शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से शेफालिक के पुष्पों जैसी कोमलता जो है वो झड़ती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो फसल कविता के माध्यम से कवि अपना ध्यान जो है वो आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों की ओर जिनके संयोग से फसल जो है तैयार होती है। जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव श्रम
ही वो तत्व हैं जिनसे ये फसल तैयार होती है। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के लिए तैयार होने में संपूर्ण देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग से उनको परिचित कराना चाहते हैं। किसान के कठिन परिश्रम व योगदान से ये फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव तथा जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश देना चाहते हैं। तो यही फसल कविता का मूल संदेश है। आगे है, पठित अंश के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से देने हैं। तो यहाँ ये कुछ पंक्तियाँ आपकी बुक से दी गई हैं, इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और नीचे इन्हीं पंक्तियों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को कैसी लगती है? तो बालक की जो दंतुरित मुस्कान है वो कवि को बहुत ही सुंदर लगती है और कवि जो है वो उसकी मधुर मुस्कान पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि की अपने घर में स्थिति कैसी है? कवि जो है वो लंबे समय तक घर से बाहर इधर उधर घूमते रहे थे। इस कारण प्रवासी बच्चे के लिए इतर मतलब अर्थात वो पराये हो गए हैं और बच्चे के पहचान न पाने के कारण उनकी स्थिति जो है वो अपनों के बीच अतिथि की सी हो गई है, क्योंकि वो बीच में श्रीलंका चले गए थे और 2-3 वर्ष वो वहाँ रहे थे और जब वापस आए तो छोटा बच्चा जो है वो उनको पहचान नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार माँ को धन्य क्यों माना गया है? माँ अपने अबोध बालक की सुंदर छवि को देखती है और उस पर अपना वात्सल्य लुटाती है। वह अपने बालक के चेहरे पर दंतुरित मुस्कान देखकर भाव विभोर हो जाती है। इसी आशय से कवि ने माँ को धन्य बताया है। जो वर्णित ऊपर पद्यांश दिया गया है उसकी भाषा व प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। तो अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ हम खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली हिंदी, उस भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। और मुहावरों की बात करें तो कनखी मारना, जिसका अर्थ होता है आँख से इशारा करना, आंखें चार होना, इसका अर्थ होता है आमने सामने देखना या किसी के आमने सामने नज़र मिलाना। तो ये 2 मुहावरे इस पद्यांश में देखने को मिले हैं। फिर दोबारा ऐसा ही पठितांश दिया गया है आपकी पुस्तक से, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। कवि के अनुसार फसल निर्माण में मिट्टी के योगदान को स्पष्ट करना है। तो कवि के अनुसार फसलें जो है वो मिट्टी की उर्वरकता जो है उसका परिणाम होती हैं। फसलें कहीं भूरी मिट्टी में उपजती हैं तो कहीं कहीं पर काली मिट्टी में और कहीं कहीं पर संदली मिट्टी में उपजती हैं। तो यह आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है और किन तत्वों का वर्णन इसमें किया गया है? तो कवि का यहाँ तात्पर्य है कि फसलों को उगाने और बढ़ाने में प्रकृति के सभी तत्वों का प्रमुख योगदान है। इन्हीं तत्वों के साथ किसान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तत्व प्रमुख रूप से नदियों का पानी, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, सूरज की किरणें, मंद मंद बहती हवाएं तथा मानव श्रम है। एक के नहीं, 2 के नहीं। पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें जो हैं वो 1-2 व्यक्तियों के नहीं हैं, अपितु एक साथ जो अनगिनत लोग हैं उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप अपने मूल रूप को धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? तो पानी में मिश्रित जीवनदायी अमृत तत्व जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। फसलें सैकड़ों नदियों के जल से सिंचित होकर जन्मती और बढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से संबंधित प्रश्न उत्तरों की। मगर उससे पहले हम जो कवि है उसका परिचय पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल
जो उत्तरांचल में आता है। यहाँ पर एक गांव है काफल पानी, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो वो देहरादून में होती है। और इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया उनकी हम बात करें तो हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा और समय आदि पत्रिकाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से ये जुड़े हुए हैं। इनके कविता संग्रहों की बात करें तो वो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह। ये इनके कविता संग्रह हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो इनको साहित्य अकादमी पहल सम्मान प्राप्त हुए हैं और अनुपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कविताओं में सामंतीवाद व पूंजीवादी छल छदम का प्रतिकार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं तो ये वो एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में अलंकार जो है वो मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मानवीय क्रियाएं जो है वो दर्शाई गई हैं। मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है तो वो होती है उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है तो वो है गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। वह उसको ढाढ़स बंधाता है, हिम्मत दिलाता है। वह बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। तो उक्त सभी जो हैं ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरा का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है गीत का चरण। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की बात करें तो जैसा यहाँ पर शब्द देने के कारण ये जो शब्द आया है इसके कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। पंक्ति में अलंकार की बात करें तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ भी जैसे शब्द आया है तो इसके कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकारों से संबंधित टॉपिक देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है वो वहाँ पर आपको बताया गया है। अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ आपको बताना है तो इसका अर्थ होता है असीम मस्ती। ढाढ़स बंधाना का पर्यायवाची है, मतलब इसका अर्थ जो है पर्यायवाची है वो क और ख दोनों है, मतलब तसल्ली देना और सांत्वना देना जो है ये इनके दोनों अर्थ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक क्या है तो यहाँ सप्तक का अर्थ हम बात करें तो सप्तक मतलब 7 का यहाँ समूह दिया गया है। 7 का समूह होता है वो सप्तक होता है। ये 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, पा, धा, नी। तो ये 7 स्वर होते हैं, इनको सप्तक कहा जाता है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद, तो ये इनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी ध्वनि की ऊंचाई और धीमेपन, ऊंचाई और धीमेपन का अर्थ होता है आरोह अवरोह, एक बार ऊंचा जाना एक बार नीचा आना। इनके आधार पर यदि ध्वनि जो है वो मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना किसी कारण के भी संगीतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाने के लिए कि वह अकेला नहीं है और उसे विश्वास दिलाने के लिए कि गाया हुआ राग पुनः भी गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार के अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठने देने के प्रयास की क्या वजह हो सकती है? तो उसकी आवाज़ में हिचक या स्वर जो है वो दबी और धीमी आवाज़ वाला रखने में उसके अंदर की जो मनुष्यता है जिसमें वो मुख्य गायक का सम्मान करता है और उसी की आवाज़ को ऊंचाई और बल वो देना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार जो है वो कौन कौन हो सकते हैं। मुख्य गायक के साथ इनका संबंध बताते हुए उनके प्रमुख कार्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो संगीतकार कोई भी नौसिखिया हो सकता है जिसने अभी सीखना शुरू किया हो, फिर चाहे वो मुख्य गायक का शिष्य हो या उसका छोटा भाई हो या फिर दूर से चलकर आया हुआ कोई उसका रिश्तेदार हो सकता है। इनमें ये किसी भी संबंध हो सकते हैं। जो व्यक्ति संगीतकार की भूमिका अदा करता है वो मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो इसका क्या भाव है कि जब गायक तार सप्तक में देर तक नहीं गा पाता है तो उसका गला बैठने लगता है और स्वर जो है वो मंद पड़ने लगता है। तब उसकी प्रेरणा और उत्साह साथ नहीं देते और वो हताश निराश होने लगता है। अगला है, वह आवाज़ सुनकर कमज़ोर कांपती हुई थी। इसका भाव आपको बताना है। तो इसका भाव हो जाएगा, मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली बनाने वाले संगीतकार की आवाज़ गायक की आवाज़ के समान भारी और ऊंची नहीं है। वह कमज़ोर और कांपती हुई सी लगती है, परंतु वह मधुर है और गायक के गायन को प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। अगला है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसका भाव आपको बताना है। इसका भाव होगा, संगीतकार के द्वारा अपने स्वर को गायक से नीचा रखने के प्रयास को मनुष्यता इसमें माना है। यदि संगीतकार में मानवीय संवेदना न होती तो वह अहंकार ग्रस्त होकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता। वह गुरु के मान सम्मान की परवाह किए बिना स्वयं आगे आने का प्रयास करता। गायक की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचाने की भावना में उसकी मनुष्यता ही उसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार कविता का उद्देश्य आपको बताना है कि इसका क्या उद्देश्य है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया कि मुख्य गायक या कलाकारों का मौन भाव से परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों या संगीतकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनको नीम की ईंट कहा जा सकता है। इनको समाज जानता नहीं और इन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता। कवि चाहता है कि लोग इनके महत्व को समझकर इन्हें उचित सम्मान दें, क्योंकि ये संगीतकार उचित समय पर सहयोग करके मुख्य कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उसे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसलिए कार्य जो है वो उपेक्षित रहने वाले उन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। फिर हम बात करते हैं, संगीतकार जो कविता है उससे संबंधित यहाँ पठितांश दिया गया है और उसमें ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। उनमें से आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें, इनका अर्थ समझें और फिर नीचे इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चट्टान जैसे भारी स्वर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, कवि कहता है कि मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, अर्थात वह ऊंची राग खींचने में असमर्थ होता है। तब एक सुंदर कमज़ोर कांपती आवाज़ उसमें मिलकर उस आवाज़ के भारीपन को दूर करती है। वह संगीतकार की आवाज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार की आवाज़ की विशेषताएं बताते हुए वह कब स्थायी को संभाले रहता है, आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, संगीतकार की आवाज़ की विशेषताएं हैं, उसकी आवाज़ मधुर, पतली, सुंदर तथा कंपन युक्त है, जो मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ को कोमलता प्रदान करती है। जब मुख्य गायक अपने सरगम को लांघ कर भटकता हुआ अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है।
अगला क्वेश्चन है, अंतरे के जटिल तानों के जंगल में पंक्ति का अर्थ एवं निहित अलंकार आपको बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, किसी गीत के चरण को गाते हुए स्वर व आलाप की कठिन व उलझी हुई तानें, इन तानों में उलझकर मुख्य गायक जब मूल स्वर से भटकता है तब संगीतकार उसे बचाता है। यहाँ हम बात करें तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और पद्यांश में वर्णित जो अन्य अलंकार है वो चट्टान जैसे भारी में उपमा अलंकार है। जैसे समेटता हो, जैसे उसे याद है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने नौसिखिया किसे कहा और क्यों कहा? इस शब्द का अर्थ एवं तत्सम रूप आपको लिखना है। कवि ने नौसिखिया मुख्य गायक को कहा क्योंकि कभी कभी वह सुरों से इस प्रकार अटक जाता है जैसे वह गायन के क्षेत्र में नया नया हो। तो यहाँ शब्द का अर्थ जो है वो है, जिसने अभी सीखना शुरू किया हो वो नौसिखिया कहलाता है। तत्सम रूप में हम बात करें तो ये नवशिक्षु इसका तत्सम रूप हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।